सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो इस खुशी में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, नहीं केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, ये केमिस्ट्री का अंदर नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स है। तो मुझे भी देखो ऐसा नहीं, बहुत केमिस्ट्री बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बहुत टीचर्स भी इसमें लगाते हैं, पीएचडी करते हैं, बाप रे। तो मेरे को केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये टॉपिक मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए 2 घंटे का वीडियो बना के रखा है। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाया है उसे, बाप रे बाप, 2 घंटे का वीडियो बना के रखा है। ये भी कितना जाएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि ये उससे भी अच्छा टॉपिक है। जो केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सही से टॉपिक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, वो हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या कवर करेंगे हम? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो ये तुम्हारा पार्ट 2 हुआ। ठीक है, और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? SSA। व्हाट डू यू मीन बाय SSA? SSA मींस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। लिखना पड़ेगा? नहीं, अच्छा ठीक है, लिखी तो भाई। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का स्पेलिंग बोलो, फिर लिखूंगा, नहीं पता है। approximation। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? केमिकल काइनेटिक्स। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि न्यू ईयर है? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? SSA। उसका मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो चलो शुरू करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। पहले पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है और क्यों ये लगता है, इसका इंपॉर्टेंस कहां पे है। तो उस टॉपिक पे पहले जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं, एक्चुअल टॉपिक कुछ अलग है। उसको सॉल्व करने के लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है, एक थ्योरी है जो हमको मतलब जानना चाहिए। तो वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अमेरिकी से आए हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? देखो अब तक हम क्या पढ़ते थे कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, कितने तेज प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने तेज रिएक्टेंट्स घटेंगे। ठीक है, ये सब करते थे, मतलब जो बेसिक चीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। रिएक्शन के क्या एक ही स्टेप है, या फिर उस रिएक्शन को होने के लिए एक स्टेप जरूरी है। ठीक है, कितना कितना स्टेप लगता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो यही है तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें 2 पार्ट आते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पहले पढ़ना चाहिए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो पढ़ेंगे, लेकिन रिएक्शन कैसे कैसे होता है, मतलब कितना तरीके का रिएक्शन होता है। ठीक है, वो मेनली 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंगल स्टेप और एक होता है कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हो मल्टी स्टेप। ठीक है, इसको बोल सकते हो एलिमेंटरी। देखो बात समझ लो, रिएक्शंस किस चीज का होता है, किस तरीके का होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन। मतलब क्या? सिंगल स्टेप मतलब क्या? एक रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है। एग्जांपल देख लो, एक रिएक्टेंट R गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, बीच में कुछ भी नहीं है। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, फिर से सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या है डेप्थ में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल समझ लो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से बीच में कुछ नहीं, रिएक्टेंट्स तुम दे दिया, प्रोडक्ट्स हो गया, बस यही हुआ सिंगल स्टेप रिएक्शन। बात समझ में है? ठीक। अब कॉम्प्लेक्स क्या है? रिएक्टेंट से बना ए से बना पी से बना पी से प्रोडक्ट ना, अच्छा ठीक है, पी नहीं, इसको क्या कर दो एक्स, सभी में एक्स, हाँ एक्स ऐड करो सबको, क्या होगा? क्या आएगा? वाह, ये क्या हुआ? देखो रिएक्टेंट पहले ही कुछ रिएक्शन करके पी नहीं बनती। पहले क्या हुआ?
कुछ इंटरमीडिएट ए बना, मतलब रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी तुम दिए, कुछ भी हुआ वो ए पे जाके बना, फिर ए से हुआ एक्स, एक और इंटरमीडिएट, फिर एक्स से जाके हुआ पी। मतलब क्या, ये आर से पी होने में 3 स्टेप इन्वॉल्व है। तो ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब देखो ना, मल्टी स्टेप हुआ ना, 3 स्टेप में पूरा रिएक्शन हुआ। जब तुम ओवरऑल देखोगे तो क्या है, आर से पी, लेकिन अगर तुम झांकोगे अंदर, अच्छा अंदर क्या है, तो अंदर आर से ए है, ए से एक्स है, एक से पी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो पूरा हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पर ईच स्टेप जो है बहुत ही बड़ा, बहुत कम आएगा। ईच जो स्टेप है, जो ये जब एक एक स्टेप है ना, आर से ए से एक्स से पी, ये क्या है, ये है दिस। मतलब क्या, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ और कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल सिंगल स्टेप और एलिमेंटरी रिएक्शंस। बस समझ में? एक पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक एक सिंगल स्टेप और एलिमेंटरी रिएक्शंस के कंबाइन करो, पाइल अप करो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। एक एलिमेंटरी रिएक्शन और एक एलिमेंटरी रिएक्शन और एक एलिमेंटरी रिएक्शन और एक एलिमेंटरी रिएक्शन, सबको कंपाइल करके एक ओवरऑल रिएक्शन, वो हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बस यही है तुम्हारा सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बात समझ में आया? मतलब यहाँ से आर से पी, यहाँ से भी आर से पी, लेकिन यहाँ से आर से पी का छकोगे, अरे क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं। और यहाँ पे छकोगे, अच्छा आर से ए है, अच्छा ए भी है, अच्छा एक्स भी है, यही होता है तुम्हारा मल्टी स्टेप रिएक्शन। और मल्टी स्टेप रिएक्शन में ईच स्टेप क्या है, एलिमेंटरी रिएक्शन। वाह, अब आते हैं तुम्हारा सिंगल स्टेप रिएक्शन में। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। चलो, आज थोड़ा नींद से आ रहा है, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। तो सिंगल स्टेप और एलिमेंटरी रिएक्शन, देखो मैं हेडिंग देता हूँ बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर हेडिंग होगा। चलो ठीक है, सिंगल स्टेप और एलिमेंटरी रिएक्शन इसमें क्या पढ़ेंगे? हाँ, कोई भी रिएक्शन ले लो, ए से बी, क्या होगा, नो इंटरमीडिएट, यही इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, एक ही स्टेप, यही होता है आरटीएस, मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जिससे तुम रेट लॉ लिखोगे। अरे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या, जैसे तुम रेट लॉ लिखोगे, एक रिएक्शन हुआ, जब जो रिएक्शन सब पढ़ते आ रहा है, ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट, वो क्या था, सब एलिमेंटरी रिएक्शन था, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखते थे, R इक्वल्स टू माइनस डी ए डी टी। ठीक है, R इक्वल्स टू माइनस डी ए डी टी, डी ए बाई डी टी नहीं, डी ए डी टी। ठीक है, ये सब बोला था हमने। R इक्वल्स टू माइनस डी ए डी टी इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर समथिंग, कुछ भी, और अगर फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो 1, 0 ऑर्डर तो 0, थर्ड ऑर्डर तो 3 लिखते थे हम। तो क्या था, सब एलिमेंटरी रिएक्शन था। ठीक है, एलिमेंटरी रिएक्शन में क्या होता है, उसी स्टेप में वही है आरटीएस, वही है सब, वही है भगवान। एलिमेंटरी रिएक्शन में जो स्टेप होता है, आर से पी जो भी स्टेप होता है, वही है भगवान, वही सब है। ठीक है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इससे हम रेट कैसे लिखेंगे, इसका रेट को हम क्या मान लेते हैं, हुआ नहीं, ये हुआ, क्योंकि मैंने बोला था। देखो मैंने जो लिखा है वो बहुत सही था, बहुत सही था वो, लेकिन हमको एक्सपेरिमेंट भी तो करना है ना। वो एक्स क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उसका जो रेट लॉ में जो पावर होते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर, वो क्या होता है, एक्स वाई। मतलब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि उस एक्स और वाई में तुम क्या डालोगे, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। मतलब क्या, इस रिएक्शन में अगर मैं ए को डबल किया, बी भी डबल हो जाएगा, ए को ट्रिपल किया तो बी भी ट्रिपल हो जाएगा। तो क्या हुआ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो रेट कांस्टेंट आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फुल पावर। अगर ये रिएक्शन ऐसे होता है 2, तो यहाँ पे तुम क्या लिख देते हैं, x नहीं 2। यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सिंगल स्टेप और एलिमेंटरी रिएक्शन, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही रेट लॉ की पावर में लगा दोगे, बस हो गया, सेटल।
सेटल्ड, हाँ सेटल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करो, ये सब काम में आएगा, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, हम किससे डील करेंगे? हम क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से डील करेंगे? नहीं, वो जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म से डील करेंगे। और मैकेनिज्म क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शंस। ये सब नोट करो। सिंगल स्टेप रिएक्शन में हम रेट कैसे निकालते हैं, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर में क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर क्या है? बात समझ में आ रहा है ना? ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? यहाँ पे x नहीं है, तुम जानते हो कि इसमें क्या होगा, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होगा, ठीक है। गोल्डबर्ग एंड वेग ने इसको क्या था, वो बोल दिया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी वो होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर ऐसा कुछ है, इसमें भी तुम ये पावर में 1 और 3 लगा दो, वो गलत हो गया, ठीक है। गोल्डबर्ग एंड वेग जो था वो सब बोल दिया कि सब लोग ऑर्डर पता कर रहे थे ना, तो उसने बोल दिया कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में लगा दो, तो ये फेल हो गया, लेकिन ये पास हो गया, ये पास हो गया, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में ये पास हो गया, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे? a की पावर x, b की पावर y, 1 और 3 में, जो मैं एग्जांपल लिया था 1 और 3 में, यही है बेसिक सा डिफरेंस। बात समझ में आया? यही है तुम्हारा सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और एक चीज नोट कर लो, ऑर्डर इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलैरिटी। जो भी सिंगल स्टेप रिएक्शन तुम उठा लो, पृथ्वी के कुछ भी सिंगल स्टेप रिएक्शन उठा लो, ये हमेशा ट्रू है। द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन विल बी द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। अब प्रूफ क्या है? हम तो प्रूफ बिना देखे नहीं छोड़ेंगे, चलो ठीक है प्रूफ लेते हैं। ये क्या हुआ देखो, एक रिएक्शन समझ लो, ए से बी, मैंने बोल दिया सिंगल स्टेप, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 1, है कि नहीं? यहाँ पे 1 है ना, तो ऑर्डर होगा क्या? 1। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा? इतना मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा? 1। अरे ये तो ए से बी है, कुछ और ले ले। अच्छा कुछ और लेता, ये समझ में आया ना? आरडीएस कैसे रेट से लिखेंगे समझ में आया? और अब क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी को एग्जांपल, मतलब प्रूफ देंगे तुमको, ठीक है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ देंगे, चलो ठीक है प्रूफ। ये वाला हो गया प्रूफ, एक प्रूफ हो गया, और एक प्रूफ देंगे जो बड़ा सा रिएक्शन देंगे, मैं बोल देंगे कि वो एलिमेंट्री है। कैसा कैसा हिंदी बोलता है ये, हाँ मैं हिंदी थोड़ा वीक है, समझ लो, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे? हाँ एग्जांपल्स, चलो ठीक है। a plus 2b gives c plus b, ठीक है। रेट क्या होगा? बोलो 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 बोलो। ये मैं क्या ले लिया? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे क्यों लिख पाया? क्योंकि ये मैंने बोल दिया सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ए और 2b एक ही स्टेप में मतलब रिएक्ट करेगा, देखिए सी और डी देगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट वापस से नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ए से कुछ हुआ या फिर ए और बी रिएक्ट किया कुछ हुआ, फिर बी रिएक्ट किया कुछ हुआ, ऐसा नहीं। ए और 2b रिएक्ट किया, सी और डी दिया, बस और कुछ नहीं। यही है तुम्हारा सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब यही क्या होगा तुम्हारा आरडीएस। यही तो रेट डिटरमिनेंट है, एक ही स्टेप है, वो तो रेट डिटरमिनेंट से को ना, तो वो रेट डिटरमिनेंट स्टेप यही हुआ, तो ये तुम्हारा रेट लॉ इसी से तुम लिखोगे। जो रेट डिटरमिनेंट स्टेप है ये आता है ना, जो रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है रिएक्शन में, उस स्टेप से ही तुम रेट लॉ लिखते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा? बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप होगा, उसमें जो आरडीएस होगा उससे ही तुम रेट लिख पाओगे, कुछ भी स्टेप उठा के रेट नहीं लिखते, ठीक है। एक स्टेप बहुत फास्ट होता है, तुम रेट पता भी नहीं कर पाओगे उसका, मिली सेकेंड्स में होगा वो रिएक्शन, ठीक है। ये बात समझ लो, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप है तो वही आरडीएस है। मैं सब बोल दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बोलूंगा, बोल दूंगा। तो यहाँ पे ये रेट क्या हुआ तुम्हारा? रेट लॉ ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर आता है। तो ऑर्डर क्या होगा बोलो? अब मॉलिक्यूलैरिटी बोलो। मॉलिक्यूलर ए का क्या है? 1, बी का क्या है? 2, क्या है? 3, रो इक्वल। अब मैंने बोला था मॉलिक्यूलैरिटी का नेवर बी 0। अरे मॉलिक्यूलैरिटी 0 मतलब क्या? कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, ये तो मैं सब बोल दिया था ना, फिर से रिपीट नहीं करूंगा।
मैं बोल ही तो दिया मैंने। अच्छा ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0 और मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 3। मतलब क्या, देखो ये जो A है, ठीक है, ये तीन चीज देख लो, ये एक B है, ठीक है, मत समझ लो ये आइडेंटिकल है, मतलब ये B और ये A, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये B का अगर ये पोर्शन ऐसे टकराया यहाँ पे और ये B का अगर ये पोर्शन ऐसे टकराया यहाँ पे, ऐसे टकराया तो ही C और D होगा। ऐसा ही तो होता है ना, कुछ प्रोबेबिलिटी होता है। अगर तुम A और 2B डाल दिया और C प्लस D तो सब में से नहीं आएगा, कुछ E F कुछ भी होगा, बाई प्रोडक्ट भी तो आता है। तो तुम समझ लो अगर रिएक्टेंस ऐसे ऐसे बढ़ता गया तो प्रोबेबिलिटी कितना घटता जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब एक स्टेप में 3 से ज्यादा रिएक्टेंस नहीं होना चाहिए, तो उसका जो प्रोडक्ट फॉर्मिंग का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत घट जाएगा, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, एक एनर्जी फैक्टर होता है और कुछ होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। तो आप एक कंफ्यूजन आता है, ठीक है, अरे मेरे को भी आया था, इसलिए आता है, सब बोल के सुनूंगा मैं। देखो आप तो मैं सिंगल से रिएक्शन से डील किया और यहाँ पे क्या हुआ, A प्लस 2B था, मतलब क्या, मॉलिक्यूलरिटी हम 3 ही ले आया। ऐसा अगर ऐसा हुआ तो 5 ही लेते हैं, बहुत गंदा हो जा रहा है। ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ तो क्या लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ A है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ B है, मतलब ऐसा कुछ चीज है। इसका मॉलिक्यूलरिटी तो 5 ही आ रहा है। अगर मैं पूछूंगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, देखो तुम क्या बोलोगे 5, लेकिन मैं बोलूंगा गलत, मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये चीज क्या है, आप बात समझ में आएगा, आप क्लियर होगा बात, ये समझ गया ना। और एक मॉलिक्यूलरिटी, ये अलग से टॉपिक था। मैं आप क्या बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी शुड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब एक ही स्टेप में 3 रिएक्टेंट या फिर उससे कम रिएक्टेंट होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो ये C और D नहीं बन पाएगा, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब बंद ही हो जाएगा, 0.000 हो जाएगा। तो ये कैसे बच जाएगा, ये रिएक्शन कैसे होगा, इस रिएक्शन बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो बात सुन लो, ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो, देख पा रहे हो शायद, हाँ वीडियो चल रहा है तो हाँ वीडियो चल रहा है। एक दिन तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, ठीक है, 1 घंटा पढ़ा दिया, फिर जाके देखो वीडियो नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 2A प्लस 3B गिव्स प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलरिटी 5 लिखोगे, 5 ही तो लिखोगे ना, लेकिन 5 तो नहीं होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। अब ये चालाकी क्या करेगा, ये सिंगल स्टेप में खुद को तोड़ देगा और एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। अब बात देखो, ये मैंने बोला भी था, फिर से बोल देगा, ठीक है। देखो अगर सुन रहे हो तो मजा आ रहा है, ठीक है, कि टॉपिक ही ऐसा है, बहुत मजा आता है। देखो हमारा रिएक्शन क्या है, 2A प्लस 3B गिव्स प्रोडक्ट्स। अब इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म A प्लस 2B गिव्स I, मतलब क्या, A और 2B रिएक्ट करके I दिया, मतलब क्या, इंटरमीडिएट फॉर्म किया, ठीक है। इस इंटरमीडिएट फिर से A के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, फिर दिया तुमको कुछ भी R और एक इंटरमीडिएट, फिर R फिर से B के साथ रिएक्ट करके दे दिया P। अब ऐड करो, सब रिएक्शंस को ऐड करो, R से R मर गया, I से I मर गया, क्या आ रहा है देखो, A 2A प्लस 3B गिव्स P। यही होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मजा की बात देखो, इसका मॉलिक्यूलरिटी बोलो 1 प्लस 2 3, इसका मॉलिक्यूलरिटी बोलो 1 प्लस 1 2, इसका मॉलिक्यूलरिटी बोलो 1 प्लस 1 2। देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज हो गया ना प्रूफ, कुछ भी झूठ नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है, ठीक है।
देखो 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 देखो, मैं बोलूंगा 2 मिनट रुक जा, बोलूंगा फिर से समझाऊंगा, ठीक है? अब तुम देखो जरा, देखो बात समझो, दिमाग काम करके समझो क्या हुआ। ये मैंने क्या बोला, सिंगल स्टेप रिएक्शन तो हो गया। अब जो मॉलिक्यूलरिटी 5-7 जो हो जा रहा है, उस रिएक्शंस को क्या कहलाएंगे हम? जो भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब क्या बहुत सारे रिएक्टेंस इन्वॉल्व हो गया, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या तरीका अपनाएगा? खुद को प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन में मतलब खुद को तोड़ देगा, और ईच सिंगल स्टेप रिएक्शन will give rise to the complex reaction। मतलब क्या? इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पूरा होने में, देखो ना, पूरा रिएक्शन तो यही हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन तो यही हो रहा है, 2A + C प्रोडक्ट्स। देखा, अगर तुम अंदर झांकोगे, ऐसे खोलोगे रिएक्शन को, अच्छा अंदर क्या है, अंदर तुम देख पाओगे कि ये रिएक्शन चल रहा है, ये रिएक्शन चल रहा है, ये रिएक्शन चल रहा है। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन को ऐसे खोदोगे, कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि वही स्टेप है। अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को खोदोगे तो ऐसे ऐसे स्टेप्स मिलेगा, तुमको R दिखाई देगा, तुमको I दिखाई देगा, ये तो तुमको पता ही नहीं कि R भी है, I भी है, क्योंकि होल रिएक्शन तो यही है, लेकिन ईच स्टेप में घट चुका है। और ईच जो स्टेप है, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, सब एलिमेंट्री स्टेप है। और एलिमेंट्री स्टेप में जो कुछ भी ट्रू है, इस स्टेप में भी सब कुछ ट्रू है, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। मतलब क्या, अगर इससे तुम रेट लॉ लिखोगे तो तुम इसके मतलब 1 और 2 लिखोगे, इस पर अगर लिखोगे तो 1 और 1 लिखोगे। सब कुछ जो मैंने एलिमेंट्री स्टेप में जो कुछ भी पढ़ाया, सब कुछ यहाँ पे वैलिड है, ईच स्टेप में सब कुछ वैलिड है। बात समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ हो गया, अब तो हो गया, हाँ अब हो गया, ठीक है? तो हम ऐसे ही डील करेंगे, तुमको बोल दिया जाएगा कि ये रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है, फाइंड द रेट लॉ, फाइंड द रेट लॉ, फाइंड द ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन से ही कुछ क्वेश्चन के लिए हमको ऐसे से यूज करना पड़ेगा, मतलब स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। अब वो आते हैं क्यों, ये बात समझ लिया ना? अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम ऐसे ही फाइंड करें, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि इसका रेट लॉ निकालो, ठीक है? तो ये सब करेंगे, चलो ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आगे चलो, बस टॉपिक खत्म हो गया। इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लिया तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है, ठीक है? मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ले आए हैं, ठीक है? मतलब असली जो क्वेश्चन या तो A 2B 3C ऐसे ले रहे हैं, वहां पे NO2 Cl2 H2 I2 सब लेंगे, ठीक है? जो रिएक्शंस होते हैं असल में, तो क्या लेंगे आप? कुछ एग्जांपल्स लेंगे, चलो वही एग्जांपल लेते हैं। हुआ? देख के क्या लग रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देख के लग रहा है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 5 हो गया, एक स्टेप से ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा ये मैकेनिज्म? कुछ काट नहीं रहे, ठीक है? गंदा हो जाएगा, काट के तुम लिखोगे, ठीक है? ओवरऑल रिएक्शन 2 है ना, ये देखो 2 है, I करके 3 पे। बात समझ में आया? तो ये एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो बात को समझो। अगर मैं इस रिएक्शन को देखो, ये भी तो एक रिएक्शन है, ये तो मैं बोल रहा हूं कि जब हम लोग इस रिएक्शन का रेट निकालेंगे, हम इस रिएक्शन को देखेंगे, क्योंकि इसी रिएक्शन के साथ हम काम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रेट की पावर में क्या आ जाएगा? x y, तब तुम x निकालोगे y निकालोगे, पागल हो गए नहीं ना? तब इससे काम करेंगे। तो तुम्हारा पहला एग्जांपल हुआ, मैंने बोल दिया कि दिस स्टेप इज RDS। अच्छा, इसको K1, इसको K2, इसको K3। तो पहले एग्जांपल मैंने क्या लिया? मैकेनिज्म दे दिया, मैकेनिज्म देके बोला कि ये थोड़ा RDS है, जो होता ही है, जो फास्ट इंटरमीडिएट बनता है उससे बहुत एनर्जी लगता है, ये मोस्ट कॉमन है, मतलब 85% 90% रिएक्शन ऐसे ही होते हैं।
ठीक है, मतलब फर्स्ट जो स्टेप है एकदम वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जाते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है रिएक्टेंस को, तब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फिर ये इंटरमीडिएट बनता है, तो ये बनने में थोड़ा एनर्जी लगता है, तो ये तुम्हारा आरटीएस होता है। मैंने क्या बोल दिया कि ये तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मैंने बोल दिया कि फाइंड द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, आसान हो गया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तुम्हारे पास है, तो रेट क्या होगा, R इक्वल्स टू K1, R equals to K1 concentration of A, ठीक है, A plus 2B K1 gives I RDS, तो R equals to क्या होगा, K1 concentration of A हुआ, R equals to K1 concentration of A concentration of B की पावर 2। हम ऐसे क्यों लिख पाए, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो R equals to K1 concentration of A concentration of B की पावर 2, ठीक है। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप नहीं होता, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, कुछ बंदा समझेगा कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो यही होगा ना, ऐसा नहीं होता है। रेट लॉ में यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रेट लॉ में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में नहीं जाता है, ये बहुत गलत है, पावर में x और y जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्री स्टेप है, इसलिए मैंने बोल दिया कि सब एलिमेंट्री स्टेप है, तो एलिमेंट्री स्टेप जो कुछ भी ट्रू है तो इसमें भी वो सब ट्रू है, मतलब क्या, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसका ही पावर तुम लगा दोगे ए और बी, ठीक है, यही तुम्हारा एडवांटेज हुआ, ठीक है, यही तुम्हारा एडवांटेज हुआ, R इक्वल्स टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, तो हो गया तुम्हारा रेट। तुमको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल दिया तो उससे तो तुम रेट फाइंड आउट करोगे ना, रिएक्शन का रेट तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, इस रिएक्शन का रेट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहोगे तुम कैसे करोगे, देखो ऐसे कर सकते हो, ये तो पर क्या है, माइनस हाफ डी इक्वल्स टू वो इक्वल्स टू डीसी तो होगा, रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम, रेट लॉ किससे लिखते हैं हम, रेट लॉ लिखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो होता है उससे हम रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है। बात एक ही है, तुमको लग रहा है कि ये रिएक्शन का रेट ये कैसे हो सकता है, ये तो इस स्टेप का रेट हुआ, नहीं, ये स्टेप किस रिएक्शन का, मतलब देखो अगर ये पापा हुआ तो ये सब तो बच्चे है ना, अगर ये पापा हुआ तो ये सब तो बच्चे है, तो सब तो रिलेटेड है, तो इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ उससे जो रेट हमको निकल के आएगा ये तुम्हारा ओवरऑल रेट ऑफ दिस रिएक्शन होगा, ये सच्ची बात है, ठीक है। इसको मैं कैसे समझाऊं, ये तो होना है ना, ये तो होना है, मैं लड़का हूं तुम लड़की हो अगर देख रहे हो तो ये तो सच्चा ही है ना, मैं कैसे समझाऊं कि मैं लड़का हूं, ये तो नहीं होता है ना, 1 + 2 3 क्यों है, ये मैं कैसे समझाऊं, हाँ होता है, ऐसे ही समझा, हाँ होता है 1 + 2 = 3, हाँ सोचता हूँ क्यों होता है, अगर होगा भी थ्योरी से, लेकिन टाइम वेस्ट है ना कि 1 + 2 3 = 3 क्यों है, इसको प्रूव करो, ऐसा टाइम वेस्ट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको लग रहा है कि ये जो रिएक्शन है A + 2B गिविंग I, इस रिएक्शन के रेट ये है, लेकिन इस रिएक्शन का रेट ऐसे ये क्यों हुआ, क्योंकि ये तो इसका बच्चा है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसका तो कैरेक्टरिस्टिक इससे मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा तो सेम ही होगा ना इसके साथ, इसलिए बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही तो ये है, बात समझ में आ रही है, देखो जो रिएक्शन हुआ उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही तो ये है, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही तो ये है, आरडीएस मतलब क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस स्टेप नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, of this reaction the rate determining step is this elementary step is a rate determining step of this reaction, अब बात करो ना, this elementary step is a rate determining step of this reaction, तो अगर तुम इससे रेट लिखोगे तो यही तो होगा ना, आपको समझ में आया, हाँ देखो अब समझ में आया होगा, जो कंफ्यूजन होता है वो मैं दूर कर दिया, ये होता है मुझको भी होता था, ये तो इस स्टेप का है भाई, इतना भी गधा नहीं था, ठीक है, होता है कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सब सही है, ठीक है। देखो बात समझो,
जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे देखो, तुम अगर रेट लेना चाहते हो इससे, तुम अगर देखो ठीक है समझ गए, चलो तुम अगर रेट लिखना चाहते हो इससे, मुझे ये सब में नहीं जाना, मुझे इस रिएक्शन से नहीं निकलना है, तो कैसे निकलेगा? ये तो एक तरीका हुआ, ये तो पता है, ये तो होता हुआ, ये तो पता है। इससे रेट लॉ तुम कैसे लिखोगे? देखो इसका जो रेट लॉ होगा कैसे होगा, इसको मैं के मान लिया, रेट को तो होगा ना, ये K1 K2 K3 ये के, वाह। अब क्या है देखो, तुमको के नहीं पता, अच्छा के मैंने तुमको बोल दिया, एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता, आप समझ में आ रहा है ना? देखो ना, इस रिएक्शन का ही हमने रेट लॉ ऐसे लिखा है, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अब x और y मुझे नहीं पता, ठीक है। अब देखो इस जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म हमको नहीं पता, ठीक है, हमको नहीं पता, हम इसको एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किए, मतलब क्या, x का वैल्यू y का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया, ठीक है, x का वैल्यू y का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया, एक्सपेरिमेंट से इसको डिटरमाइन करके और k का वैल्यू रख के जो ये r आएगा, k का वैल्यू रख के और ये x और y का वैल्यू रख के जो r आएगा वही r ये r से इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे k है, यहाँ पे k1 है, तो कुछ कुछ तरीके से ये दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हारा मर्जी, तुम इससे रेट लॉ लिखो, फिर x और y निकालो, फिर जाके रेट लॉ लिखो, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखो, या फिर इसका मैकेनिज्म देख लो, आरडीएस स्टेप समझ लो, उस आरडीएस स्टेप से लिख लो, तुम्हारा मर्जी, अब तुम करो। अब बात समझ में आ रहा है ना? तुम इससे भी रेट लिख सकते हो, लेकिन इस पे तुम्हारा a की पावर 2 b की पावर 3 डेट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप है, ओवरऑल रिएक्शन है ये, इस पे तुम गुलबर्ग और वेगे लॉ नहीं लगा सकते हो, लेकिन इसमें लगा सकते हो। तुमको K1 भी पता है, A भी पता है, B भी पता है, A का पावर मानना है, B की पावर 2 है, लगा दो, हो जाएगा। यही है तुम्हारा डिफरेंस। अब बस समझ में आया ना? हाँ अब ठीक है। अब देखो तुम बच गया, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये आरडीएस है, और आरडीएस में यहाँ पे क्या है, A और B है, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट्स है। अब मजा आएगा, ठीक है, अब मजा आएगा अगर मैं बोलूं, ये बात समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, समझ लिया? तो हाँ, अब मैं अगर बोल दूं कि अब अगर मैं बोल दिया कि दिस इज द आरडीएस एंड दिस इज रिवर्सिबल, सब मैकेनिज्म है, देखो ना। तो ये टॉपिक इतना अच्छा है, तुम अपना एग्जाम्पल भी बना सकते हो। ये रिएक्शन कहाँ पे भी होता है क्या? कोई बुक का छपा हुआ नहीं है, देखो ना, मेरे दिमाग से आया ये। इतना अच्छा है कि तुम खुद का एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे। तो आप ये टाइप 1 हो गया तुम्हारा, टाइप 1 में कोई दिक्कत ही नहीं था, आरडीएस पे रिएक्टेंस था, उसका पावर में लिख दिया, बस हो गया काम। अब क्या है देखो, दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत क्या है, आरडीएस में इंटरमीडिएट है, मतलब क्या, अगर मैं बोला कि क्वेश्चन है किया है कि फाइंड द ऑर्डर एंड रेट, ठीक है, फाइंड द ऑर्डर एंड रेट, तो रेट क्या है, कैसे लिखोगे, आरडीएस स्टेप ये है, आरडीएस स्टेप पे झांकोगे, अच्छा आरडीएस ये है, तो रेट लिख दूंगा मैं ऐसे, K2 कंसंट्रेशन ऑफ I कंसंट्रेशन ऑफ A। अब K2 तुमको पता है, A तुमको पता है, लेकिन I तो नहीं पता। दिक्कत क्या है, I तो नहीं पता, इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं पता, इसीलिए तो रेट लॉ में नहीं आ सकता है। मैंने क्या बोला कि रेट लॉ में रिएक्टेंट आ सकता है, कैटलिस्ट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट प्रोडक्ट पता है, उसका कंसंट्रेशन आ सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? अगर तुम इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन निकालना जानते हो तो जो तुम्हारा स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन जो पूरा थ्योरी है, वो थ्योरी तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो थ्योरी किस लिए आया? क्योंकि इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन कभी नहीं निकाल पाओगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये बहुत, क्या बोलूं,
हुआ कट गया, हुआ कट गया, हुआ कट गया, ऐसे ऐसे होता है। तो उसका कंसंट्रेशन कैसे वैरी किया नहीं बता सकते। तो इसीलिए रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है। और दिक्कत क्या हो गया, इस रिएक्शन का रेट हमको पता करना है, हमको इस इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन पता करना ही है, क्योंकि ये आ रहा है रेट लॉ में। इसको हटाओगे कैसे? इसको हटाएंगे ऐसे करके, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन लगा के। तो ये तुम्हारा मतलब क्या हुआ, ऐसे कैसे इन्वॉल्व हुआ क्वेश्चंस में। बात समझ रहा है? क्वेश्चन था रिएक्शन मैकेनिज्म, उससे क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अब रेट निकालने के लिए हमको ये आई हटाने के लिए इसे से लगाना है। अब एक बात, क्या इसे से करना ही पड़ेगा? क्या इसे से करना ही पड़ेगा? हाँ, इसे से करने से भी ये आएगा, इसे से करने से भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे अच्छा एक चीज है यहाँ पे। एक बंदा उस चीज को लगा दे जाएगा, 2 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा, और तुम ऐसे से लगाओ 2 मिनट 3 मिनट, ऐसे से बहुत लंबा टेक्निक है। तो अगर देखो कि ऐसे से कब लगाना है, जब तुमको दिखे कि इंटरमीडिएट, देखो बात समझ लो, ठीक है। पहले तो तुम्हारा अगर इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं आया तो रेट लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इंटरमीडिएट आ गया तो दिमाग में 2 चीज घूमेगा, क्या कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्या कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है? अगर है तो झांको, उस टॉपिक को लेके जाओ दिमाग में। अगर नहीं है, सीधा इसे से लगाओ, जो मैं बाद में बताऊंगा, सीधा लगा दो। मतलब कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, सब सिंगल फॉरवर्ड रिएक्शन या सब मतलब यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, तो तुम इसे से लगाओ, और कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रुक जाओ, देखो कि इसे से बहुत लंबा टेक्निक है, इट्स नॉट फेवरेबल इन इंडिया एग्जाम्स, ठीक है। यहां पे बचने का एक चीज है, इस हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये कंसंट्रेशन ऑफ आई। हाँ, ये तो हमको नहीं पता, ये हमको हटा के कुछ ये इस टर्म को रिप्लेस करना है जो हमको पता है, ठीक है। मतलब किसी का कंसंट्रेशन जिसको हमको पता है, ए या फिर बी, ठीक है। तो यह 2 तरीके कर सकते हैं, एक ऐसे से या फिर और कुछ भी हो सकता है, अगर इक्विलिब्रियम है। देखो इस रिएक्शन में कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये तो पढ़ चुके हो तुम। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, K1 अरे ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो तुम क्लास 10 में, कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अरे वही तुम वेगल लॉ है, वही तो गोल्डबर्ग एंड वेगल लॉ है। तुम एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़ा हुआ उसमें तुमने एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़े हो ना, कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या होगा, जो सॉल्यूबिलिटी कोएफिशिएंट है, क्योंकि वो तुम जो रिएक्शंस पढ़े थे वो सिंगल स्टेप था। तुम केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़े हो, आप जो भी रिएक्शंस तुम पढ़े हो 10 में सब सिंगल स्टेप है, इसीलिए तुम कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 2 जो भी है सॉल्यूबिलिटी कोएफिशिएंट वो लगा देते थे। बड़े होने से सब आता है। तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हुआ, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K1 दिस इज, अब बैकवर्ड क्या होगा, बैकवर्ड क्या होगा इससे, तो क्या आएगा हमारा K2 नहीं K-1। देखो इसका बैकवर्ड रेट कांस्टेंट क्या है, K-1। अरे यार कंसंट्रेशन ऑफ आई मिल गया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आई मिल गया क्या? देखो एक स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ आई मिल गया। अगर तुम ऐसे से करते तुम्हारा मतलब एक बार लिखता मैं, फिर रब करता, फिर एक बार लिखता, फिर रब करता, फिर जाके आता, 5 मिनट लगता है इसको करने के लिए। तो पहले देखो अगर इंटरमीडिएट आ रहा है कि नहीं, समराइज करते हैं। पहले देखो कि इंटरमीडिएट आ रहा है कि नहीं। अगर इंटरमीडिएट आ गया, नहीं आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आरडीएस स्टेप में अगर पहले देखो तो आरडीएस कौन सा है, आरडीएस में अगर इंटरमीडिएट नहीं तो बहुत अच्छा। अगर इंटरमीडिएट है तो उसको हटाना है। उसको हटाने का 2 तरीका है,
एक तरीके मैंने ये बोल दिया कि देखो कि जो इंटरमीडिएट है वो किसी रिएक्शन में है क्या जो रिवर्सिबल है, तो बहुत बहुत अच्छे से निकल जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ लगा के बहुत अच्छे से निकल जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई तुमको क्या मिलेगा, K1/K-1, ऐसे तो मिलेगा ना। इसको हम क्या बोलते हैं, K1 क्या हुआ, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, Kc। ये तुमने पढ़ा था, Kc Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc Kp पढ़ा था ना। Kc क्या होता है, Kc क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टर का कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये तो मैंने लिखा हूं। ये कैसे आता है, ये इस मतलब इस स्टेप को लिखने से ही आता है। ये जो आता है ना Kc इक्वल्स टू K1/K-1, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो आता है ना Kc, वो क्या है देखो ना, जो तुम लिखते थे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टर का कंसंट्रेशन और पावर में क्या होगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कैसे आता है, ये रेट को लगा के तो आता है। गोल्डबर्ग एंड वेगल हमारा केमिकल काइनेटिक्स लगाते तो आता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्चुअल क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो क्या है, K1 दिस रेट लॉग इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, K-1 ये लगा के तो ये आता है। और इसका जो रेशियो है K1/K-1 क्या होता है, Kc। तो अगर तुमको इस रिएक्शन रिवर्सिबल है तुमको Kc पता होगा, अरे ऑब्वियसली पता होगा। तो Kc इक्वल्स टू क्या है, Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ I डिवाइडेड बाय दिस, और ये तो तुमको पता है। अब तुम कंसंट्रेशन ऑफ I को रिप्लेस कर दो, वाह, अब रिप्लेस करो। देखो इसमें हम ऐसे से नहीं निकालना पड़ा, इसमें हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि एक रिएक्शन रिवर्सिबल था और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इंटरमीडिएट था, तो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से आ गया। तो देख रहे हो, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये स्टेप जरूर लगाओ, तुमको कंसंट्रेशन हद से निकल आएगा। ठीक है, तो रेट क्या होगा फिर देखो K2, ठीक है K2, फिर ये क्या होगा K1/K-1, वाह, ये हो तुम्हारा पूरा रेट लो। इसको तो बोल सकते हो K इफेक्टिव। देखो एक एग्जाम्पल भी हो गया, एक अच्छा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हो गया, बहुत अच्छा, मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ठीक है, हुआ बात। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से 1 घंटा खुद को पढ़ाया, वीडियो बंद हो गया अचानक से, पता नहीं। तो मैं यहाँ पे स्टेडी से पढ़ा चुका था, ठीक है, फिर बाद में जाके देखा तो वीडियो नहीं है। तो हम कहाँ पे थे, हम लास्ट पे जहाँ पे थे मतलब, तो क्या कर रहे थे हम, जो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन है, जो इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन है, इसको हम कैसे निकाल रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम से। मतलब ये एक तरीका हो, मैं तुमको बोला ना कि जब भी तुम हमारा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें क्या आ जा रहा था, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन क्या होता है, रिएक्शन रेट लॉ में आ नहीं सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन हमको नहीं पता। बहुत बार बोला मैंने कि वो ऐसे बनता है, ऐसे घट जाता है, ठीक है। तो उसका कंसंट्रेशन मेजर करने में टाइम नहीं मिलता है, वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे से बन चुका है। अगर तुम एक इंस्ट्रूमेंट बना दोगे तो ऐसे से हट जाएगा। अगर तुम एक इंस्ट्रूमेंट बना दोगे तो प्रॉब्लम क्या है, इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन भी रख देंगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए तुमको स्टेडी स्टेट पढ़ना ही है, ठीक है, हमको स्टेडी स्टेट पढ़ना है। तो हम क्या कर रहे थे, जो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन आ रहा था, हम देख रहे थे कि वो इंटरमीडिएट और दूसरा कोई रिएक्शन, मतलब दूसरा कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन में है कि नहीं, जो रिएक्शन रिवर्सिबल है।
तो पिछले एग्जाम्पल में मिला था ऊपर वाला जो इक्वेशन था उसमें क्या था, वो रिवर्सिबल रिएक्शन था, तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये करके हम ये इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन निकाल रहे थे। लेकिन अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो समझ लो कि ये तुम्हारा R है, R से A है, A से B है और B से फिर P है। एक भी रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, यहाँ पे R ओवरऑल रिएक्शन R इक्वल्स टू P है, ठीक है। तो तुम्हारा अगर मैं ये RDS बोल दिया, तुम देखो तो यहाँ पे A होगा, तो A क्या यहाँ पे है, तो ये क्या रिवर्सिबल है? नहीं है। ये A जहाँ पे भी है वो क्या रिवर्सिबल है? नहीं है। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो तब क्या होना है, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तब हम लोग को क्या लगाना है, ऐसे से जो हम लोग पढ़ेंगे वही है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब वो क्या है देखो, स्टेटमेंट क्या है देखो, फिर जाएंगे एग्जांपल से, मतलब जैसे सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे सॉल्व करते ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज ऐसे से, एक ग्राफ देखो, पहले ग्राफ से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन है इसका, मैं अगर लिख देता अकॉर्डिंग टू ऐसे से दिस इज दिस, तो समझ में नहीं आता। देखो ग्राफ देखो पहले, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे है, ये है ग्राफ, ठीक है। तेरा हुआ है लेकिन मेरा है, ठीक है। चलो कुछ भी, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है, मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और टाइम t इक्वल टू t में खत्म हो गया। मतलब क्या, एक रिएक्शन है A से B, ठीक है, एक रिएक्शन है A से B, ये दो स्टेप में होता है, A से I जाता है और I से P जाता है, ठीक है। मतलब क्या, एक रिएक्टेड A है, टाइम इक्वल टू 0 में रिएक्शन स्टार्ट हुआ, वो ऐसे 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 करके I में गया, एक स्टेबल कंपाउंड हुआ, ठीक है, इंटरमीडिएट हुआ, वो स्टेबल कंपाउंड से फिर रिएक्शन होकर B हो गया, ठीक है। अब बात देखो, अब क्या हुआ, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो A का कंसंट्रेशन है कुछ, ठीक है, और टाइम जब t है तो B का कंसंट्रेशन है। बीच में जो इंटरमीडिएट हुआ T1 में क्या हुआ, A से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से निकल के आया, A से ये A है, ये A है, A से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से निकल के आया, ठीक है। T1 में निकल के आया, फिर वो रहा कुछ देर के लिए, फिर T2 में घट गया B से। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, जितना भी A से बना उतना ही B में पहुंचेगा। मतलब क्या, जो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन अगर 2 मोल A से 2 मोल इंटरमीडिएट बना तो 2 मोल ही B में घटेगा, 1.5 नहीं, ठीक है, जो बना वही घटेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये T1 से T2 तक ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, देखो तुमको लग रहा है कि T1 में उठा, ऐसे ग्राफ उठा, मतलब क्या, ऐसे कंसंट्रेशन आया, फिर T2 तक रहा, फिर चला गया, फिर T1 से T2 का वेरिएशन क्या है, T1 से T2 इंटरमीडिएट क्या कर रहा था, उसका कंसंट्रेशन कैसे वैरी हो रहा था टाइम के साथ से, कुछ वैरी नहीं हो रहा था। मैंने क्या बोला, हम लोग पढ़े थे A से प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट का ग्राफ लिखा का एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा था, ये एक्सपोनेंशियली नीचे मतलब कांस्टेंट हो जा रहा था। B का क्या हो रहा था, ऐसे हो रहा था, एक्सपोनेंशियली उठ के कांस्टेंट हो रहा था। A का क्या रहा था, नीचे आ रहा था, घट रहा था एक्सपोनेंशियली। लेकिन I का इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या, A से पुचुक से ऐसे निकला, फिर B में चला गया। T1 से T2 तक जब भी वो रहा, जब भी वो चीज एग्जिस्ट किया, उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ। अब तुम सोचोगे कि इतना टाइम तक क्यों हुआ, ये इतना टाइम नहीं है, ये टाइम मिली सेकेंड से। मतलब क्या, ये ग्राफ अगर ऐसा बनाओ तो और अच्छा है, ये है T1, ये है T2, ये तुम्हारा हुआ ग्राफ, इससे भी छोटा, मतलब क्या, ऐसे उठा ऐसे निकल गया, ऐसे उठा ऐसे निकल गया,
बात समझ में आ रहा है? हम फील आ रहा है कैसे कांस्टेंट है, कैसे ये T1 से T2 कांस्टेंट है, ऐसे हुआ ऐसे चला, ऐसे हुआ ऐसे चला, ऐसे हुआ ऐसे चला, बस ये है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो क्या हुआ, ये जो टाइम है, ये जो टाइम इंटरवल है, इसमें ये तुम्हारा जूम करो, इसको जूम करो ऐसे में। तो ये T1 से T2 जो टाइम इंटरवल है, इतना टाइम तक ये कांस्टेंट है। मतलब क्या, टाइम के हिसाब से अगर हम इसका कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट करें वो आएगा 0। मतलब क्या, तुम देख सकते हो, ठीक है। अब DI मतलब क्या, छोटा चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज ही नहीं है तो छोटा चेंज कैसे आएगा? तो DI तो अपने आप 0 हो गया। तो ऐसे अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 आएगा, और मतलब ये DI तो 0 है, ठीक है। ये DI क्या है, DI स्मॉल चेंज इन आई, मतलब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, वही तो 0 है ना। तो ये हुआ तुम्हारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैंने जो हाथ से दिखा रहा था, जो बना वही घट गया, जो बना वही तो घट गया। अरे यार ये DI क्या है, अगर DI का कुछ वैल्यू होता, मतलब क्या, 2 मोल बना 1.5 मोल चला गया, तो चेंज इन आई कितना हुआ, चेंज इन आई कितना हुआ 0.5, तब तो रहता ना, तब तो 0 नहीं होता। लेकिन ये यहाँ पे क्या, 2 मोल बना 2 मोल ही घट गया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, 2 - 2 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हम लोग अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये सब हम पढ़ा चुके थे, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके थे, फिर जाके देखा कि वीडियो नहीं है। हाँ, और एक बार देख लो भाई, है क्या चल रहा है? हाँ चल रहा है, बाप रे। तो देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, समझ में आया? इसीलिए DI 0 है। तो हम इस स्टेटमेंट को लगाएंगे, हर एक इक्वेशन में हम इस स्टेटमेंट लगाएंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वही रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा, तभी तो DI 0 है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यही है तुम्हारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। हुआ, चलो ठीक है। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। स्टेडी स्टेट आ गया, तो स्टेडी स्टेट क्या है, dIdt = 0। मैं लिख सकता है व्हाट इज स्टेडी स्टेट, dIdt = 0। ऐसा नहीं होता है। फील आ गया ना? चलो ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, हाँ, इसका मैकेनिज्म तुमको दे दिया मैंने, NO प्लस ठीक है। फिर मैंने बोला फाइंड द रेट, और ये मैंने बोल दिया RDS। जो मेरा क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रेट। अब ये देखो, पहले हम क्या लगाएंगे, देखो एक प्रोसीजर से जाते हैं, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ये प्रोसीजर तुम फॉलो करोगे। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अभी तुम्हारा स्टार्ट हो गया चैप्टर, ठीक है, स्टार्ट तो कभी हो चुका था, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, जो प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा, जो भी प्रोसीजर फॉलो करोगे वो फॉलो करोगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्या है, हमको इस रिएक्शन का रेट निकालना है, तो पहले ढूंढो RDS कहाँ पे है, RDS यहाँ पे। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, R इक्वल्स टू, ठीक है, R इक्वल्स टू रेट ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, K2 NOCl2 NO। हुआ, ये तो आ गया समझ में। K2 लिखना ठीक है, NO लिखना ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट है। प्रॉब्लम हो गया, NOCl2 आ गया, ये तो इंटरमीडिएट है, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए, देखो तो NOCl2 कहाँ पे भी है जो रिएक्शन रिवर्सिबल है, हाँ है, देखो NOCl2 यहाँ पे एक रिएक्शन के साथ है जो रिवर्सिबल है। मैं क्या अभी भी ऐसे लगाओ, नहीं लगाओ, हर समय ऐसे नहीं लगाना पड़ता है।
अगर तुम इससे लगाओगे फिर भी आएगा। मैं एक क्वेश्चन पहले इससे करूंगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से करूंगा, फिर मैं इससे से करूंगा। देखना डिफरेंस देखना। हाँ, अगर ये रिवर्सिबल नहीं रहा, कोई और तरीका नहीं है, तो ही इससे लगाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि इससे लगा दे, इससे लगा दे, इससे लगा दे, ऐसा नहीं है। समझो कहां पे लगाना है, इसीलिए तो बोला है इससे क्या है समझो। ठीक है, कहां पे लगाता है ये समझो, कहां पे इससे लगता है ये समझो। और ये मैं ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि पूरा मैंने बोल दिया जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म जो स्टेप्स होते हैं वो एलिमेंट्री होते हैं। मतलब क्या है, ये जो सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट है रेट लॉ में वही आ जाएगा। ठीक है, कोई बंदा ऐसे लिख देता है कि तो मतलब पता ही नहीं कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लिख देता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, पता ही भी नहीं। अगर ये एलिमेंट्री मैं नहीं बोल दूं कि ये एलिमेंट्री नहीं है, तो तुमको लिखना x लिखना y लिखना पड़ता है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे ये स्टेप एलिमेंट्री नहीं है, तो यहाँ पे तुमको x और y लगाना पड़ता है, नहीं तो पूरा पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, यहाँ पे x और y क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुआ? अब हमको इनोसिएट पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, क्योंकि इसको मतलब इसी को हमको रिप्लेस करना है। तो लगाते हैं। इस रिएक्शन में देखो रिवर्सिबल है, तो एक ना एक टाइम तो तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो हमने पढ़ा था, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो क्या होगा, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K1 और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यह होगा। देखो एक लाइन से कंसंट्रेशन इंटरसेप्ट निकाल के आ गया। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस करो, क्या आएगा, K2 K1 बाय K माइनस 1। ठीक है, NO का स्क्वायर Cl2 फ्लक्स से निकल के आ गया। हमको तो इसको रिप्लेस करना है ना, तो ये क्या होगा, K1 NO Cl2 डिवाइड बाय K माइनस 1। इसको इधर पुट करो, क्या आएगा, K2 K1 बाय K माइनस 1, K2 K1 बाय K माइनस 1। NO पहले साथ था, यहाँ पे भी NO है, NO का स्क्वायर Cl2 आ गया। रेट चटाक एक स्टेप पे काम करता। क्यों ऐसे लगाऊं मैं, अरे यहाँ पे तो केमिकल इक्विलिब्रियम लगा के मैं कंसंट्रेशन, मुझे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ इनर्शियल निकालना है, मुझे इससे लगाना नहीं है। प्रॉब्लम यही है, लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया है इससे लगाने के लिए। अरे नहीं है भाई, तुझको क्या करना है, रेट निकालना है। रेट तो कहीं से भी निकल सकता है। अगर यहाँ पे हमको एक दूसरा प्रोसीजर है तो लगाओ ना, एक स्टेप में आ रहा है तो लगाओ। तो ये एक प्रोसीजर हुआ। रेट डिटरमिनेंट स्टेप में तुम्हारा पहले तो रेट डिटरमिनेंट स्टेप देखो, उसमें अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो बहुत अच्छे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुमको पूछा जाएगा ऐसे ही, मैंने जैसे किया। इसको अगर आरडीएस दे दिया तो हो ही क्या खेल, क्या है तुमको फिर निकाल दोगे। तो इसको आरडीएस दे दिया, फिर प्रॉब्लम क्या था, ये कंसंट्रेशन कैसे निकल गया, एक कंसंट्रेशन निकालने के एक तरीका हुआ है रिवर्सिबल। देखो कि रिवर्सिबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो ही ऐसे से लगा, है फिर भी ऐसे से लगा रहा हो तो वो गलत बात हो गया। मैं यहाँ पे करूंगा, देखो ये याद करके रखना, ऐसे से यही निकलेगा। अगर मैं ऐसे से करूंगा तो यही निकल के आएगा, क्योंकि यही तो लॉ है ना, मतलब यही तो सच्चाई है इस रिएक्शन का कि रेट ऐसे ही होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, कि इफेक्टिव। देखो ना यहाँ पे सब कुछ है, Cl2 रख सकते हैं हम, NO रख सकते हैं, K1 K2 रख सकते हैं। ठीक, रेट निकल के आ गया। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 + 1 3। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैंने देखा, इसमें देखो इसका जो रेट लॉ आया, इसका जो ये देखो बात, इसका जो रेट लॉ आया एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह है। देखो NO का स्क्वायर आ गया, Cl का पावर 1 आ गया। देखो कोइंसिडेंस देखो, देख रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 लिखने वाला, मतलब अगर मैं ये बोलता कि ये एलिमेंट्री स्टेप है तो तुम इसका जो K होगा तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि R = K डायरेक्ट लिख सकते हो तुम। अब हाँ, ये K क्या है इसको तुमको पता करना है, अगर नहीं दिया है तो ये K, तो ये K क्या है, ये K = K इफेक्टिव है।
तो ये क्या है K2 K1 by K minus 1। अब इसको तो तुम मतलब करके ही पता चला ना। अगर K दिया हुआ है तो अगर तुमको ये इक्वेशन दिया हुआ है K दिया हुआ है तो डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि ये ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका हुआ, बहुत इजी तरीका हुआ। अब हम लोग ऐसे से लगाते हैं, इसी में ऐसे से लगाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। देखो देख के बहुत इजी लगता है, ये देख के बहुत इजी लगता है क्योंकि मैं कर दे रहा हूँ, ये बहुत इजी भी है। लेकिन अगर खुद करने जाओगे तो कुछ कुछ जगह में ये अटक जाएगा, तो खुद से भी करना है ये। ठीक है, ये बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी है, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, ऐसे ही पढ़ने आ गया, बस पढ़ा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, कोई प्रैक्टिस नहीं किया। देखो ना फोन के जो नोट्स है उससे क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन कैसे याद है, क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन से कर रहा हूँ कुछ भी। अगर गलत हो गया तो वीडियो फिर से मतलब शूट करना पड़ेगा। तो ठीक है, रिस्क लेते हैं लाइफ में। चलो, मैं प्रैक्टिस भी नहीं किया ये, मतलब पता है स्टेडी सेट क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो मन में आ रहा है पढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ये बात है। आप क्या लगाऊंगा कैसे से, चलो आप प्रोसीजर फॉलो करो। ऐसे से कैसे लगाना है, ऐसे से हमको कैसे लगाना है। देखो ये तो रिएक्शन हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, किसका, इंटरमीडिएट का। पहले इंटरमीडिएट का, कौन है इंटरमीडिएट, कौन है, NaCl2। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो। रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, NO plus Cl2 gives NaCl2, ये तो फॉर्मेशन का रेट हुआ, NaCl2 बढ़ रहा है इससे, इसका रेट क्या होगा, K1 NO Cl2। इसमें पावर में 1 क्यों, मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हम ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है बस ऐसे। तो ये हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो और कोई रेट ऑफ फॉर्मेशन है, और कोई रेट ऑफ फॉर्मेशन है नहीं। देखो इस NaCl2 वापस डिकम्पोज होकर ये बन रहा है, तो ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। फिर से NaCl2 NO के साथ मिलके ये बन रहा है, ये वापस डिकम्पोजिशन हुआ, फिर इक्वल टू मार दो, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन और नहीं है। अगर होता तो फिर लिख देता प्लस करके। अब देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दो है, एक ये तो लिख दो। पहले वाला में K-1 NaCl2, रेट तो पता है ना, कैसे लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, कैसे लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसका रेट लो, इस इक्वेशन का रेट लो, NO plus Cl2 gives NaCl2, और रेट कांस्टेंट K1, तो इसका रेट लो क्या होगा, K1 दिस तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ और ये डिकम्पोजिशन हुआ, तो प्लस करके लिख दो, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, देखो ना NaCl यूज हो रहा है, तो क्या होगा K2 NaCl2 फिर से हुआ। अब NaCl2 कॉमन लो, K-1 plus K2 times NO। वीडियो चल रहा है, तो हाँ वीडियो चल रहा है, हो रहा है बात। तो हमको फाइनली NaCl2 निकाल के आना है। अब देखो NaCl2 निकल के आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl2 निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखो NaCl2 K1, ठीक है, K-1 K2 NO, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl2 आ रहा है। अब देखो NaCl2 क्या आ रहा है, K1 NaCl2 डिवाइड बाय K-1 प्लस K2 NO, ठीक है, प्लस K2 NO। अब हम केस 1 ले रहे हैं, मतलब क्या, ये K1 ये केस 1 है, ठीक है, K1 इज मच ग्रेटर देन K2 NO। ये जो क्वांटिटी है ये मतलब 10,000 है, ये 0.1 है, तो ये तो पूरा निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, रेट क्या आएगा, फिर यहाँ पे K2 NaCl क्या आएगा, K1 बाय K-1, ये तो टर्म 0 हो गया, निगलेक्ट हो गया, तो K2 यहाँ से आया K1 बाय K-1, ठीक है, NO था फिर से NO,
आया, ये क्या है के इफेक्टिव। देखो सेम चीज आया, एक assumption लिया यहाँ पे, सेम चीज आया, आना भी चाहिए। तो देखो एसएसए में कितना करना पड़ा, तो अगर एसएसए से सब हो जाएगा, ठीक है, ये जनरल टेक्निक है ये, इससे सब हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो उसको यूज करो, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तुमको गोल रीच करना है, किस रास्ते से जाओगे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलो हो गया, अब और एक एग्जांपल लेते हैं। अब तुमको प्रैक्टिस करना है बस, इससे तो हो गया बात, ये तो देख लिया तो कैसे करना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए। फिर इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन को हटा दोगे, रिप्लेस कर लोगे, वहां पे बैठा दोगे, बस यही काम है। हाँ, व्हाट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तुम बोल दोगे कि डी इक्वल टू 0, गलत बात हो। अगर यहाँ पे पढ़े हो अच्छे से तो बोल देना कि क्या है एक्चुअली, क्या क्यों वो डी इक्वल टू 0 है, वो तो एक मैथमेटिकल फॉर्म है, वो क्यों आता है ये बोल देना, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल ये वाला ले लो। हाँ ये वाला अच्छा है, देखो O3 2O3 gives 3O2, ठीक है, 2O3 gives 3O2। अब इसका मैकेनिज्म ये है, O3 क्या दे रहा है हमको, O3 हमको दे रहा है, सॉरी K1 K-1 O2 प्लस O, ठीक है, और O3 प्लस O हमको दे रहा है 2O2। अब देखो इसमें और एक प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या था, आरडीएस में इंटरमीडिएट, अब यहाँ पे आरडीएस ही नहीं दिया गया है, ये और भी अच्छा प्रॉब्लम हो गया। बस ये अगर हो गया तो बस हो गया, पहले तो पढ़ चुके हैं, आरडीएस में इंटरमीडिएट आ गया तो क्या होगा, दो तरीका हुआ। अब आरडीएस ही नहीं है तो क्या करें, आरडीएस ही नहीं पता हमको, कितना देखना चलेगा, आरडीएस ही नहीं पता। सोचो क्या करना है, सोचो मैकेनिज्म ठीक लिया तो अच्छा, क्या करना है, सोचो क्या करना है। छाप नहीं रहे हम ऐसे, पहला वाला जो एग्जांपल दिया क्या छाप के दिया क्या, नहीं, क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका मैकेनिज्म याद करके मुझे क्या फायदा, देखो करे हम, चलो ठीक है, डर लग रहा है थोड़ा, कैसे करें, हो पाएगा तो देखते हैं, चलो रिस्क लेते हैं लाइफ में, अगर नहीं हुआ तो बेइज्जती कर देना। तो क्या करेंगे हम, आरडीएस ही नहीं है, तो अगर आरडीएस ही नहीं है तो तुमको हमको मैकेनिज्म से क्या फायदा, मैकेनिज्म हम क्यों यूज कर रहे थे, आरडीएस स्टेप निकालने के लिए, उस स्टेप से हम रेट निकाल रहे थे, अगर उस स्टेप में तेरा ये हुआ इंटरमीडिएट रहा तो कुछ कर रहे थे, तो अब तो आरडीएस ही नहीं है, तो क्या करे, तो पहले करते थे रेट कैसे निकालते थे, रेट इक्वल्स टू यहां से ऐसे करना है, हाँ ऐसे ही करना है, ये तो सच्ची बात हुआ, ये तो बहुत सही बात हुआ, रेट इक्वल्स माइनस हाफ DO3 dt। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको ये नहीं पता, तो कैसे शुरू करोगे, जो आरडीएस नहीं होगा पूरा एकदम इक्वेशन से शुरू करोगे, और क्या फाइंड करोगे, ये अगर ये से यहां से शुरू करते 1/3 DO2 dt, एक ही बात है, तब तो DO2 dt फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, DO3 dt फाइंड करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे आ जाओ, माइनस
इस इक्वेशन में हमको क्या फाइंड करना है, d/3 dt ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हुआ तो हाफ से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हाफ को हटा देते हैं, हम ये पूरा फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। चलो हम ये पूरा फाइंड कर लेते हैं, माइनस d/3 dt, फिर हम उससे उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो रेट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वल्स टू हाँ, फिर देखो ये रिएक्शन ऐसे किया ये रिएक्शन, सभी रिएक्शन कैसे करना है, ये d/3 dt सभी रिएक्शन में देखना है कि कहां पे है, फिर इसको रीअरेंज करना है। देखो ये रिएक्शन हुआ O3 गिव्स O2 प्लस O, फिर एक रिएक्शन क्या है, O प्लस O2 गिव्स O3, देखो ना रिवर्सिबल दिया है, तो तब क्या होगा, d/3 dt होगा। क्या होगा ये, k-1 टाइम्स O2 हाँ, फिर देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी O3 है, तो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस क्या होगा, K2 टाइम्स O3 टाइम्स। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दे रहा हूं, अभी माइनस होगा, माइनस वाह, क्या किया मैंने, पहले क्या करना है, इससे हमको डेरिवेटिव करना है, फिर क्या अननोन है, इस केस में d/3 dt माइनस d/3 dt, तो सब इक्वेशन से तुमको माइनस d/3 dt निकालना है। तो इस जो इक्वेशन है, सब इक्वेशन से इस जो इक्वेशन है माइनस d/3 dt क्या है, k1 टाइम्स O3, फिर इस इक्वेशन में d/3 dt क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ये प्लस में होगा, d/3 dt क्या है, ये जो रिएक्शन हुआ k-1 टाइम्स O2, फिर माइनस माइनस कर दिया क्योंकि हमको वे माइनस में निकालना है, यहाँ पे फिर से ये कर दिया, हुआ। अब क्या हुआ देखो, माइनस d/3 dt सब ऐड कर दो, ठीक है, सब ऐड कर दो, क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है, कहां पे भी ये O3 जा रहा है, कहां पे भी O3 आ रहा है, ठीक है। ये माइनस d/3 dt सबको ऐड करने से ये 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा, सबको ऐड करने से ये 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको अगर सबको ऐड करूंगा तो ये माइनस 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 मिलकर 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एडिशन नहीं हो रहा है, ये वो वाला एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे O3 जा रहा है कुछ, O3 कुछ आ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन तो अपने आप ही प्लस होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तो अपने आप माइनस होगा, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे निकाला, फिर सबको ऐड कर दो, फिर क्या हुआ देखो, माइनस क्या होगा, k1 O3 हाँ, प्लस यहाँ पे प्लस है देखो, k2 O3 टाइम्स O माइनस k-1 टाइम्स O2, वह अब यहाँ पे O को कॉमन लो, k1 टाइम्स O3 प्लस O को मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा, k2 टाइम्स O3 माइनस k-1 टाइम्स O2,
हुआ। माइनस डी ओटी डी सबसे निकाला मैंने, माइनस डी ओटी डी मैंने सबसे निकाला, ठीक है, माइनस डी ओटी डी मैंने सबसे निकाला। फिर जाके जो फॉर्मेशन सबको ऐड क्यों कर देना, देखो सबको जो सिंबल होगा जो तुम निकालना चाह रहे हो वो राइट लेफ्ट हैंड साइड में सब लिखोगे। फिर जो आपको जो सिंबल है ऐसे कर दोगे, मतलब देखो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो प्लस में लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लिख दोगे, ठीक है, ऐसे समझ लो। डेटा फॉर्मेशन ऐसे क्यों मैंने जोड़ा है, क्योंकि ये डेटा फॉर्मेशन है, डेटा डिकम्पोजिशन है, ये एडिशन नहीं है, ठीक है। तो K1 times O3 plus O times this much। आप प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, आप प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, माइनस डी O3 हमको तो मिल गया, यहाँ पे K1 times O3 है, K2 times O3 है, K1 times O2 है। प्रॉब्लम यहाँ पे भी एक हो गया, ये O, अगर ये O हमको नहीं मिलता तो ये हो जाता कम। फिर हमको O निकालना है, O कैसे निकालना है, ऐसे। अब इसी से लिखते हैं, चलो ठीक है। अब इंटरमीडिएट का डेटा फॉर्मेशन इक्वल्स टू डेटा डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब डेटा फॉर्मेशन क्या है देखो, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, फिर से डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या होगा देखो, K1 टाइम्स O3 ये तो कर चुके हो तुम, K-1 टाइम्स प्लस K2 टाइम्स अब O को कॉमन लो, क्या आएगा, K1 टाइम्स O3, यहाँ पे O को कॉमन ले लिया मैंने, तो K-1 टाइम्स O2 प्लस K2 O3। अब क्या करना है, O मिल गया हमको, और O कैसे मिल गया, O3 O2 O3 और K1 K2 में। तो अगर मैं यहाँ O को यहाँ पे डाल दूंगा तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब डालो यहाँ पे O2, चलो ये रब कर देता हूँ, याद रखना रेट ये है, लास्ट में आपको ये जो इक्वेशन मिलेगा इसको डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है, याद रखना है। ओ को यहाँ पे डालते हैं, चलो K1 O3 O को डालते हैं, K1 O3 divided by K-1 O2 plus K2 O3। ये O को लिख दिया मैंने, फिर O के साथ क्या है, K2 O3 माइनस K1 ये -1 होगा, हाँ K-1 लिखा है, K-1 O2। बाप रे, देखो सर पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अगर तुमको मैं कंप्लीट करूंगा, अगर तुमको आरडीएस नहीं दिया गया है तो पहले पूरा इक्वेशन में जाओ, फिर जाके ये माइनस डी कैसे निकाला ये समझ लो, ठीक है, समझ लो मतलब कर लो, फिर जाके वहीं पे भी तुम्हारा एक इंटरमीडिएट आ जाएगा, इंटरमीडिएट को कैसे निकालना है इसे अप्रोक्सीमेशन करके फिर तुमको जाके आंसर निकालना है, ठीक है। तब इसको कंप्लीट करते हैं, देखो छोड़ना नहीं कंप्लीट करके रखना है। देखो तो
यहां से हम K1O3 तो कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक आएगा देखो 1 प्लस K2O3 डिवाइडेड बाई K-1O2 प्लस K2O3 हुआ, माइनस K-1O2 बाई K-1O2 प्लस K2O3। पूरा का पूरा पूरा ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे K1O3 कॉमन लिया, फिर यहाँ से 1 आया, फिर ये इसको खोल के ऐसे लिख दिया। बात समझ में आया? अब एलसीएम लो, K1O3 एलसीएम ले लिया, ठीक है। K-1O2 प्लस K2O3, अब यहाँ पे सेम ही होगा, K-1O2 प्लस K2O3, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस K2O3 माइनस K-1O2। हो, फिर इसको काट दो, ये गया, फिर ये क्या आएगा, K2O3 प्लस K2O3, 2K2O3, तो फिर क्या होगा, ये तो प्रूफ करना है ना, हाँ ठीक है, चलो सही किया आपने। देखो अगर मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो। इतना बड़ा डेरिवेशन मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया, मैं बस क्वेश्चन ले लिया, सॉल्व कर लिया, हो गया सॉल्व हमारा, देख लिया हमें आंसर, ठीक है। एक बार भी देखा कि ऐसे 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 कर रहा था क्या, यहीं पे देख रहा था ना, तो कैसे किया मैंने, देखो कैसे किया, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। एक बात समझो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर सच्ची में आता है क्वेश्चन हो जाता है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तुम फॉर्मूला रख के ऐसे 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 तुम 1000 से क्वेश्चन लगा लो, एक क्वेश्चन ऐसा होगा तुमको नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मेरे दिमाग में बस कॉन्सेप्ट था, मुझे लग रहा था कि मैं अटक सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं रिस्क लिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आता है। तुमको भी यही करना है, रिस्क लेना है, ठीक है। तो ये काम हुआ होगा ना, पूरा जनरल डिस्कशन हुआ। ये हमको क्या मिला, ये जो इक्वेशन मिला, देखो ये आप कर लो, ये हमको क्या मिला, तुम तो नोट कर रहे हो ना, ये हमको क्या मिला, ये हमको क्या मिला, देखो माइनस ये मिला, इतना कुछ करके हमें ये मिला। अब देखो मेरा काम हो गया, हमको ये चीज निकालना था, ठीक है, नोन टर्म्स के हिसाब से। देखो K1 K2 K-1 नोन है, O2 नोन है, O3 नोन है, O3 नोन है, काम हो गया। बात समझ में आया? पहले हमने क्या किया, DO3 माइनस DO3 हमको निकालना था क्योंकि वो रेट में है, हमको उसके हिसाब से काम करना है। फिर हमने क्या क्या बोलो तो DO3 dt का ही रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन से काम किया। लेकिन ये भी समझ लो, जो कुछ भी रिएक्शन में O3 इन्वॉल्व है, अगर ये रिएक्शन का कोई RDS नहीं है तो ये बात दिमाग में समझ लो, जो कोई भी रिएक्शन है, इतना समझना नहीं है। चलो अगर RDS नहीं दिया है तो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, ठीक है,
तो वो चीज जो कुछ भी रिएक्शन में है ऐसे ऐसे लिख दो। मतलब क्या, मेरा माइनस डी ओ डी चाहिए, तो जो कुछ भी रिएक्शन में मुझे O3 दिखा उससे मैं माइनस डी ओ डी निकाल दिया। अगर मुझे डी ओ डी आ रहा था मैं उसको माइनस कर लिया, अगर मुझे माइनस में आ रहा था मैंने लिख लिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आ रहा था मैंने सेम कर लिया। फिर राइट हैंड साइड को मैंने सीधा ऐड कर दिया। जैसे ऐड करते हो ऐड कर दोगे, साइन से ऐड कर दोगे। अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस कर दोगे, अगर माइनस है तो माइनस कर दोगे, ठीक है। फिर वही से तुम्हारा आ जाएगा। फिर वही पे तुम देखोगे तुम्हारा एक इंटरमीडिएट आ जा रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तुमको नहीं पता। फिर उस इंटरमीडिएट को कैसे निकालना है, सीरीज अप्रोक्सीमेशन से, फिर उसको रिप्लेस करना है, फिर जाकर तुमको ये मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, रेट निकालना है। हमको ये नहीं निकालना है, हमको रेट निकालना है। तो रेट इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ दिस। तो हाफ ऑफ दिस क्या होगा, 2 मर जाएगा, K1 K2 बस ये तुमको निकालना था। अब एक assumption ले लो कि K minus 1 O2 is much greater than K2 O3। मतलब मैं जो बोल रहा था, ये अगर 1000 है 0.1 है, तो ये तुम्हारा टर्म पूरा वैनिश हो गया, ठीक है। अगर ये टर्म तुम्हारा वैनिश हो गया तो तुमको क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 K2 डिवाइड बाई K माइनस 1, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, K इफेक्टिव। और हमको यही प्रूफ करना था कि प्रूव दैट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू दिस K effective K times O3 square O2 power minus 1, where K is K2 K1 by K minus 1, where K2 K minus 1। और चलो हो गया काम। ये आपको निकालना था, वाह चलो कर लिया हमने। अगर मैं कर लिया तो तुम भी कर लोगे, मैं इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, सच्ची बात है, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, बस मन में इच्छा हुआ कि किसी सीरीज से मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बनाने चला है। न्यू ईयर भी है, एक वीडियो भी नहीं दिया मैंने, एक हफ्ते से एक वीडियो भी नहीं दिया, नाच रहा था, ठीक है। तो आ गया वीडियो बनाने, तो कर दिया। देखो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, देखता वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ वीडियो चल रहा है, हुआ। फिर तो ऐसे तुमको करना है, ठीक है। तुमको ऐसे ही स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को डील करना है। बात समझ में आया? तो तुम्हारा पार्ट 2 खत्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत मतलब क्या बोले, इंटरेस्टिंग भी है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। इसको क्वेश्चन सॉल्व कर देखो ना, मेरा मतलब खुश हो गया मैं, ठीक है। अगर प्रूव हो जाता तो खुश हो जाता हूँ। तो ऐसे ही तुम अगर आरडीएस दे दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको आरडीएस दे देंगे, ठीक है। तो आरडीएस से तुम क्या करोगे, रिवाइज कर देना। आरडीएस से तुम क्या करोगे, रेट लॉ लिखोगे, ठीक है। रेट लॉ लिख के तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं पता तुमको, देखो कि अगर इक्विलिब्रियम है, और है तो कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम लगा तो एक सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। अगर नहीं है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ऐसे से। अगर आरडीएस भी नहीं है तो एकदम शुरू से स्टार्ट करो, और जो तुमको चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा लिख लो, और राइट हैंड साइड में जो भी आएगा उसको ऐड कर लो। फिर तो एक ही बात है, रिप्लेस करना है, फिर करना है। तो ठीक है, पार्ट 3 भी आ जाएगा। पार्ट 3 में हम पूरा मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्टर्स आरएनएस इक्वेशन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाएगा वो भी, तब तक पढ़ाई करो अपना, ठीक है। और न्यू ईयर में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।